We will talk about MSD. A cricketer, you can either hate him, you can either love him, but you cannot definitely ignore him. और वैसे तो ज्यादातर तो मतलब लोग पसंद करने वाले ही ज्यादा हैं, बट स्टिल सिंस इट्स क्रिकेट एंड वी स्टिल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच हियर, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन हियर, तो वी हैव गॉट सम हेटर्स एज वेल. स्पेशली जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जो हम बात करते हैं कि वी कुड हैव डन बेटर. बट ऑब्वियसली नाउ दिस पॉडकास्ट, सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हम इस पॉडकास्ट में एमएसडी को सेलिब्रेट करने वाले हैं, या हम क्रिटिकली सब कुछ एग्जामिन करेंगे, जहां पे अच्छे थे वहां पे उनको अच्छा बोलेंगे और जहां पे वो बुरा थे वहां पे उनको बुरा बोलेंगे, या ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम सिर्फ चेस्ट थंपिंग करने वाले हैं कि हाँ भाई हमारे खाला हमारे खाला. 80-85% तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, बिकॉज करियर ही उनका ऐसा है. अपार्ट फ्रॉम वन और टू फेजेस, ही हैज बीन द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर इन आवर रीसेंट मेमोरी. इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो वही होगा. वैसे तो आपने जो पीपीटी का टाइटल रखा है एमएसडी द लिविंग लेजेंड, मेरे को जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो पूछना नहीं चाहिए, मैं कहूंगा एडिटर को काट ही देना, क्योंकि इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट एमएसडीज अचीवमेंट, या है बीच में थोड़ा हम क्रिटिकल भी बात करेंगे, या फ्लो ही रखेंगे, देखते हैं जैसे जैसे जहां पे बनता है. मैंने टू बी ऑनेस्ट इस माइंडसेट से सोचा नहीं था इस प्रेजेंटेशन को बनाते हुए. सोचा यही था कि मतलब उनके करियर को ही डिस्कस करने में बहुत कुछ मिल जाएगा. गॉट इट. तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं पहले तो. और बिफोर एनीवन जजेस द क्वालिटी ऑफ पीपीटी, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम बिना पीपीटी के जैसे हर बार करते हैं वैसे ही करने वाले थे. ये सर ने आधे घंटे पहले ही अपने थॉट्स को कहा कि चलो एक बार के लिए पीपीटी में डाल देते हैं. गोइंग फॉरवर्ड हम इन प्रेजेंटेशंस को भी बहुत अच्छे से बनाएंगे, तो ये सिर्फ आधे घंटे की मेहनत है, तो इसीलिए मेरा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा मेरे भाई. मैंने कवर अप करा था आपको, मैंने कहा सर ने आधे घंटे में बनाया, आपने 1.5 घंटा बोल के आप खुद ही जज होगे कि सर ऐसी पीपीटियां बनाते हैं. पीपीटी इन सेंस की पीपीटी स्किल्स ऑब्वियसली आई डिडंट ट्राई मच, क्योंकि गूगल ड्राइव पे बनाए थे. गूगल में वैसी टीम मतलब एमएस के माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड हो जाती हैं. बट ऑब्वियसली कोई यार कंटेंट ये सब चीजें ढूंढने में तो काफी टाइम लग ही जाता है, फोटोज ये वो सब. नहीं जोक्स अपार्ट, हमें कंटेंट से मतलब है ज्यादा. कौन सा ग्राफिक डिजाइनर बैठे हम यहाँ पे. तो चलिए सर, सबसे पहले हम पर्सनल स्टोरी पे चलने वाले हैं, बताइए सर. तो मिसस्पेल नेम में इसलिए डिस्कशन आता था कि बहुत सारे इंग्लिश कमेंटेटर्स बात करते हैं एमएस डाउनी हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम. इट्स एक्चुअली एमएस डाउनी ओनली. तो उनका नाम धाउनी है, DHAUNI. स्कूल में गलती से वो नाम DHONI लिखा गया था, तो तब से वही चल रहा है. तो एक्चुअली में इट्स धाउनी, DHAUNI. तो धाउनी से वो धोनी बन गया. नहीं तो मेरे को ये बताओ कि पहली बार हो रहा है कि इंग्लिश पीपल आर प्रोनाउंसिंग इट राइट एंड वी हैव बीन प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग ऑल दिस टाइम. All this time. So it's MS Dhoni actually. It's not MS Dhoni. तो धाउनी गलती से स्कूल में धोनी लिखा गया, तो तब से धोनी ही चल रहा है. तो ये पर इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर स्पेलिंग सही होते तो फिर इंग्लिश क्रिकेटर्स उसको धोनी बोलते. ये भी है. तो ऑब्वियसली वी ऑल नो MS धोनी मूवी ने बहुत कुछ सिखाया है कि उनके कोच जो थे केशव बनर्जी, उन्होंने उनको एक बार फुटबॉल विकेट मतलब फुटबॉल कीपिंग करते हुए देखा एंड एकदम से सोचा कि उनको स्कूल टीम के लिए विकेट कीपर चाहिए एंड दिस गाय कैन डू इट. वी ऑल नो दैट. जब उनको पॉडियम में मिलते हैं कहते हैं कि सीजन बॉल से डर लगता है, तो इस तरह से बॉल से डर नहीं लगता है. एंड देन ही वाज नॉट अलाउड टू बैट अर्लियर ऑन. वो एज अ ज्यादा प्योर कीपर ही खेले थे. बट फिर अपने अंडर 16 डेज में ही ज्वाइन कमांडो क्रिकेट क्लब. 3 साल वहां खेले. अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें जो पान सिंह जी थे उनके फादर, उनसे आके जो मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के काफी प्रोमिनेंट भी थे, उन्होंने ही कहा था कि सेंट्रल कोलफील्ड में बात कर ली है धोनी की, अपना लड़का है बट ज्वाइन करेगा ना. तो वो कहते हैं हाँ मैं बात करूंगा, देख लीजिए, नहीं ज्वाइन करेगा तो मैं छुड़वा दूंगा जहां पे खेल रहा है. तो आपने क्लियरली देखा, जो मूवी में भी दिखाते हैं, वो कमांडो क्रिकेट क्लब से सेंट्रल कोलफील्ड ज्वाइन करते हैं अपने एक फ्रेंड के साथ, जो फ्रेंड से जिन्होंने बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट भी सीखा था. एंड हिज फ्रेंड आल्सो वेंट ऑन टू प्ले रणजी एंड देन डाइड अ वेरी ट्रैजिक डेथ.
बिकॉज ऑफ हिज अल्कोहल हैबिट्स एंड ऑल, वो हमने सब मूवी में देखा हुआ है। तो सेंट्रल कोलफील्ड उन्होंने ज्वाइन किया 98 में, अंडर 19 में, अंडर 16 में प्रेजेंट किया, अंडर 19 के एक टूर्नामेंट में 1999 2000 टूर्नामेंट में, जस्ट बिफोर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दैट, जो वो दिखाया भी था हमने कूच बिहार टूर्नामेंट, जिसके अंदर वो फाइनल में मतलब युवराज सिंह के सामने आते हैं। अराउंड दैट टाइम ही इन दैट टूर्नामेंट ही स्कोर्ड 488 रन्स, 17 कैचेस, 7 स्टंपिंग, काफी ज्यादा अच्छा किया था। तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही विल ऑटोमेटिकली बी इन दैट 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप, जबकि उनकी जगह अजय रात्रा को जगह मिली थी एंड ही वाज इग्नोर्ड। Ajay Ratra got selected, and then Ajay Ratra even came in the Indian team, went to West Indies, went to England. तो उनकी जगह पार्थिव पटेल आए, मतलब काफी सारी चीजें थी। तो रणजी डेब्यू भी हुआ इनका, तो रणजी डेब्यू में सेकंड इनिंग्स में इन्होंने बहुत फाइटिंग 68 स्कोर किया था बिहार के लिए। तो उसके बाद झारखंड बना, उस टाइम पे तो ये बिहार के लिए खेलते थे। देन 2001 से 2003 ही ऑल्सो वर्कड एज टीटी एट खड़गपुर, जो कि मूवी में हम सबने देखा है, और फिर रेलवेज के लिए भी खेले हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेले हैं। फिर इमर्जिंग मतलब जो प्लेयर्स का टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस टाइम पे 2002 में, जो हमारी स्काउटिंग शुरू हुई थी, इसको हमने बहुत अच्छा मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया भी है, जैसे दिलीप वेंसरकर हेल्प करते थे। उसके अंदर एमएस धोनी वाज आइडेंटिफाइड एंड देन ही वाज फास्ट ट्रैक्ड एंड फाइनली वी नो दैट इन 2004 ही वेंट फॉर दैट इमर्जिंग कप, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को बहुत धोया था, 100 पे 100 मारी थी, जहां पे मिसबाउल हक भी बड़ी फेमसली स्टोरी में बताते हैं कि ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 150 ਰਨ ਮਾਰੇ ਸੀ। तो कहते when he came to play for India first series, so obviously बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, वहां तो didn't do much, डक पे आउट हुए थे फर्स्ट मैच में। अपने 5th ओडीआई में, इनफैक्ट 4th ओडीआई में भी didn't do much, तो बॉल वुमन ने बहुत ज्यादा एम्बैरेस किया था कि आप इससे डे टू डे तो खाते रहे। देन 5th मैच में वाइजैक में, विशाखापट्टनम में, ही वाज मेड टू कम एट नंबर 3, सौरव गांगुली ने इनको अपनी जगह दी थी, प्रमोट किया था, एंड देन एवरीबडी नोज इज हिस्ट्री। 123 बॉल 148 मार मार के पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया था इन्होंने, एंड वी वॉन दैट मैच, एंड देन एमएस धोनी द लेजेंड काइंड ऑफ द लेजेंड स्टोरी स्टार्टेड। उसके बाद श्रीलंका में वो 183 नॉट आउट, विच इज स्टिल द हाईएस्ट बाय एन विकेट कीपर एज फार एज आई रिमेंबर। तो फिर तो ऑब्वियसली उनका कद बढ़ता ही गया। तो स्टार्ट ऑब्वियसली फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, कंसिडरिंग दैट मूवी में फिर भी थोड़ा शुगर कोट किया है, और अब देखा जाए तो मतलब एक स्कूल में ग्राउंड्समैन इज लाइक कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, उनके फादर के पास जो था, वहां से अप द रैंक्स आना जस्ट प्योर टैलेंट के बेसिस पे बहुत बड़ी बात है। और काफी सारे चांसेस थे, दुलीप ट्रॉफी में ही शुड हैव प्लेड लॉट अर्लियर, आप सबने मूवी में देखा ही है कि कैसे वो अपनी फ्लाइट मिस कर गए थे, एंड अगरतला में मैच था, कुडंट रीच, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। काफी लोग कहते हैं कि बिकॉज ही कम्स फ्रॉम ईस्ट तो उनको थोड़ा दबाया भी गया, लॉबिंग थी, बड़ा सारा फैक्टर था। ऑलरेडी सौरव गांगुली फ्रॉम द ईस्ट वाज एट द हेल्म ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो सबको मे बी ये था कि और एक स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं आना चाहिए ताकि वो मोनोपोली ना हो जाए, बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसे में इस बंदे ने स्ट्रगल करके अपने कंटेम्प्रेरीज को अपने से आगे जाते हुए देख के, चाहे युवराज सिंह हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए, दिनेश मोंगिया हो गए, सब इनके कंटेम्प्रेरीज थे, who went ahead and represented India much before him, even though he was always touted as a unique talent. और फिर क्लियरली यार, आई थिंक जब हम इनके बारे में बात करते हैं ना, एक चीज हम ये समझते हैं कि इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल कि जब आपको डेस्टिनी ने कुछ बड़ा देना होता है ना, आपको पहले तपाती है, बिकॉज द काइंड ऑफ पेशेंस दैट ही काइंड ऑफ built in all those years working as a TT, he still mentions कि वो TT वाली जॉब करना उनको इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टनसी से ज्यादा डिफिकल्ट लगता था. It was more challenging. He mentioned that multiple times in his interviews. और बहुत जगह मैंने इनके क्लोज वन से and all से सुना है कि MS धोनी never even wanted a very big thing, कि उनका ये भी पर्सपेक्टिव नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, सब खेलूं. He was like कि मैं रणजी खेलूं, साल का 25-30 लाख रुपए बन जाता है में, उसी के राउंड राउंड, and I'm living a very comfortable, simple life. So there's one guy who was always very casual, always very cool, but very astute learner of the game. वो बारीकियां देखनी इनको आती हैं, because ये in the present moment रहना जानते हैं. He knows when to switch on, when to switch off. तो he is able to see, जैसे हम मे बी मेसी के बारे में बोलते हैं कि उनको 3D में गेम आगे फ्यूचरिस्टिकली दिखती है, वैसा एमएस के साथ भी है कि उनको आगे की कहानियां दिखती हैं, उनको वो
कई प्लेयर्स में होता है ना, कई लोगों में होता है कि जैसे अभी इस टेस्ट सीरीज के दौरान बात हो रही थी कि ग्रेम थॉर्प जब अपने पहले टॉर पे गए थे अंडर 19 या कुछ भी, तो तभी कोचेस ने कह दिया था ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज आपको कुछ वो झलकियां दिख जाती है कई लोगों की, वो नजर ऐसे जैक कालिस इज वेरी गुड एट दैट। जैक कालिस के बारे में जेरॉड किम्बर कह रहे थे कि जैक कालिस के साथ एक नेक्स्ट सेशन में वो बता सकते थे कि इस प्लेयर का फ्यूचर क्या है, एंड मोर और लेस ही यूज्ड टू बी वेरी राइट विद हिज प्रेडिक्शंस आल्सो। तो कई लोगों में वो गॉड गिफ्ट होता है कि दे आर एबल टू सी थ्रू थिंग्स व्हिच मेजॉरिटी कांट, एंड एमएस इज वन सच गाय। तो आई थिंक दैट्स व्हाई अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, वेरी काम, अपनी ग्रास रूट लेवल को हमेशा उन्होंने कनेक्टेड रखा है, अपने फ्रेंड्स को सबको साथ जोड़ के रखा है, एंड बहुत तरीके से ही हैज कम अप द लैडर। एंड आई थिंक वन थिंग इज दैट मूवी हैज ऑलवेज गिवन अस अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हिज अर्ली इयर्स वर। तो एक बार अगले सेक्शन में चलते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ्स। आई थिंक ऑलरेडी हम सबको जानते हैं, मुझे था कि थोड़ा थोड़ा ऐसे और डिटेल में डिस्कस करें। कैप्टन कूल एंड कंपोजर तो हम सबको पता है यार, क्योंकि द रीजन व्हाई व्हेन एमएस वाज द कैप्टन वी वर विनिंग सो मेनी आईसीसी ट्रॉफीज हैंड्स डाउन एंड इन ट्रिकी फाइनल्स। 2007 का फाइनल इजी फाइनल नहीं था, 2011 का फाइनल्स इजी फाइनल नहीं था, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल बिकॉज odds were so much against us। 126 20 ओवरों में डिफेंड करना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। तो वी वॉन 3 फाइनल्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, एंड वहां पे उस बंदे का मतलब जो कामनेस है, दैट एबिलिटी टू ट्रस्ट प्लेयर्स इन एडवर्स सिचुएशंस, वो जोगिंदर सिंह को लास्ट ओवर देना, वो 2011 फाइनल में डिसाइड करना कि यार मैं आके करता हूं, कोई लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन है, जबकि पूरे टूर्नामेंट में रन्स नहीं आए थे, पीपल कुड हैव लाइक बैश्ड हिम लाइक एनीथिंग। 2013 में देखना कि बारिश के कारण पिच टैकी हो गई है, यहाँ पे इनटू द विकेट बॉल चलेंगी, ईशांत शर्मा का स्पेल अच्छा नहीं जा रहा था, तब भी उनको वो ओवर देना, वेरी गॉट 2 विकेट्स ऑफ बुबारा एंड मॉर्गन, वो सब चीजें दिखाता है कि उनको वो बारीकियां पकड़नी आती हैं चीजों की जो शायद बाकी नहीं देख पाते। And plus, the way he has finished matches, सबसे अच्छा classical example of Captain Cool, I think will be 2016 World Cup, जहां पे उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट दिखाया, जब 3 बॉल 2 रन चाहिए थे, हम वहां से मैच जीते, 2 विकेट्स मिली, लास्ट बॉल पे 2 रन, तो उन्होंने ग्लव उतारा और बॉल की तरफ भागे। उनको ये था कि मैं डायरेक्ट हिट मारने जाऊं, बॉल डिफ्लेक्ट करके दूर चले जाएगी और वो डबल होने के चांसेस हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट मैं भाग के बॉल गिराऊंगा, अगर मैं बैटर से लेट भी हो गया तो मैक्स 1 रन आएगा, 1 रन आएगा तो फिर वो मैच टाई हो जाएगा, सुपर ओवर में चला जाएगा। यू नो दैट व्हाई ही डिड दैट? उन्होंने निशाना नहीं साधा था, वो विकेट की तरफ भागे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं निशाना साधूं, बॉल मिस हो जाए और कहीं नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी मिस हो जाए, डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब बॉल तुम्हारे हाथ से चली गई तो डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कुछ भी होके डबल आ सकता है, बट अगर आप जाके ग्लव से ही विकेट उड़ाओगे तो एट मैक्स 1 रन आएगा, 2 आने का चांस ही नहीं है। So that's why he didn't lose the ball. He ran and he was able to outbeat the non-striker with his speed. But वो उस मोमेंट पे ये थॉट प्रोसेस रख पाना, इतनी बारीकियों को ध्यान में रख पाना, बहुत बड़ी बात है। लीडरशिप यार, वी ऑल नो हिज इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप तो क्लियरली 2007 बोल आउट बताता है कि ही वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वहां पे पिच के पीछे खड़ना, विकेट के पीछे खड़ना, ताकि बॉलर्स उसी तरह से करे, जबकि पाकिस्तानी कीपर वो स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो बॉलर्स वर मिसिंग दैट। वो सारी चीजें तो हमने मल्टीपल टाइम्स देखी हैं कि हाउ ही इज एबल टू मैनोवर हिज 2 प्लेयर्स। और इमोशनल इंटेलिजेंस का ना एक क्लासिकल एग्जांपल है दैट हाउ पीपल अंडर हिम हैज बीन ग्रूम्ड। विराट कोहली बहुत पहले इंडियन टीम से ड्रॉप हो जाते हैं अगर एमएस धोनी उनको बैक ना करते। एमएस धोनी एक्चुअली बैक्ड हिम लाइक एनीथिंग। आप क्लियरली सोचो संजय मांजरेकर का वो ट्वीट ऑस्ट्रेलिया में कि विराट को पर्थ में खिलाओ ताकि 100% प्रूव हो जाए कि ये बंदा टेस्ट क्रिकेट के लिए है नहीं। दैट मींस नोबडी वाज काउंटिंग हिम फॉर दैट लेवल। रोहित शर्मा को कितना बैक किया उन्होंने, मैगी मैन, ये वो कितना कुछ रोहित शर्मा के लिए आया, उनको ओपनर बना के बिकेम द लेजेंड ऑफ द गेम। जड्डू। फिर रविंद्र जडेजा, आप कुछ कह रहे थे लितेश? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि जड्डू आते हैं इस लिस्ट में सबसे टॉप पे, तो मेरे को लगता है जितना बैक उनको करा गया। अश्विन तो मैं बोलता हूँ कि अश्विन को तो बनाया, जडेजा को तो बनाया, पर अश्विन फिर भी बहुत हाईली रेटेड थे। जड्डू हमेशा अच्छा करते आ रहे थे। हाँ,
जड्डू ऑन द कॉन्ट्ररी ही वाज एक्चुअली बिट्स एंड पीसेस प्लेयर. उनको बिल्कुल सही. मेन स्ट्रीम बॉलर बना दिया था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एंड आज के टाइम में वो द टॉप मोस्ट ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट. यार मैंने ना तो क्रिकेट में क्या देखा है, क्रिकेट में हाउ इट इज, हाउ द थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड. आपको क्रिकेट में किस तरह से चीजें बनानी होती है. हर प्लेयर का एक मैच्योरिटी एरा आता है, फिर वो अपनी पीक परफॉर्मेंसेस दिखाता है. उस टाइम पे कुछ यंगस्टर्स को आपको साथ लेके चलना होता है, जिनको एक्सपीरियंस मिलेगा. कई यंगस्टर्स के ना 3 फेजेस होते हैं करियर के. दे कम ऑन द सीन, समटाइम्स दे ब्लो एवरीबॉडी अवे विद देयर टैलेंट, जो अभी हैरी ब्रुक कर रहे हैं, जो अभी जायसवाल कर रहे हैं. ठीक है ना, यंग है, 50-50 इनिंग्स में 10-10 हंड्रेड्स आ चुकी हैं. दे आर ब्लोइंग अवे एवरीबॉडी विद देयर परफॉर्मेंसेस. देन देयर विल बी अ फेज वेयर दे गेट फिगर्ड आउट. फिर एक फेज आएगा जो अपने मैच्योरिटी साइकिल में वो एंटर करेंगे. तो बेसिकली ये पूरा एक ट्रांजिशन होता है प्लेयर का. वहां पे देयर हैज टू बी ब्लेंड ऑफ द टीम वेयर यू हैव अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स. Juniors are flourishing, giving you good performances here and there, also giving you that youth, and seniors who are the consistent one, all being groomed for 10 years and now giving you the results. तो आपको वो भी देखना होता है कि कौन ऐसा बंदा है जिसको मैं 4-5 साल दूंगा तो ये मुझे बाद में लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देगा. ओके, जो शुभमन गिल के साथ हुआ है, 21 में डेब्यू था, ओडीआई डेब्यू तो 19 में ही हो गया था. उसके बाद अब जाके वो उस फेज में आए हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट, मतलब इस इंग्लैंड सीरीज में. तो आपको 4-5 साल एक प्लेयर को बैक तो करना ही पड़ता है ना, जहां पे छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस आते रहेंगे, बट ही कांट बी द मेनस्टे ऑफ योर बैटिंग. दिस इज वेयर द लीडर with that emotional intelligence, with that EQ, is able to understand कि यार इस बंदे में वो दम है, इस बंदे में वो दम नहीं है. शिखर धवन को बैक करना, मतलब आप सोचो, शिखर धवन और रोहित शर्मा रिप्लेस्ड सहवाग, गंभीर, सचिन काइंड ऑफ ओपनर्स. उसके बाद रायना को बैक करना, उसके बाद आरपी सिंह को बैक करना, बहुत सारे यंग प्लेयर्स उन्होंने बनाया. ईशांत शर्मा को ग्रूम करने वाले एमएस धोनी थे. फिर इवन आई वुड से बुमराह को आइडेंटिफाई भी एक तरह से उन्होंने किया इंडियन टीम के लिए, इवन दो बुमराह वाज देयर इन एमआई डूइंग रियली वेल. पर 2016 में उनको लेके आना इंडियन टीम के लिए, जो कि 2015 के आईपीएल सीजन अच्छा नहीं गया था बुमराह का. 2015 सीजन में तो इवन मुंबई वाज थिंकिंग ऑफ काइंड ऑफ ड्रॉपिंग हिम. तो वहां पे मतलब काफी सारी चीजें हैं यार, एंड दैट पर्टिकुलर शोज स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन. तो यार मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए. वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स इन आईपीएल, वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स. उनकी लेग स्लिप आइडियोलॉजी, द वे ही ब्रॉट दैट अप, द वे ही यूज्ड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचअप्स ब्रिलियंटली. उन्होंने जिस तरह से स्पिन को यूज किया है, इवन इन आई वुड से सेना कंडीशंस, बिकॉज 2018 ऑनवर्ड्स भी जो हमने सेना में बैक टू बैक bilateral सीरीज जीती, उसमें इवन दो विराट कोहली वाज द कैप्टन, बट वी ऑल नो हाउ ब्यूटिफुली एमएस धोनी काइंड ऑफ यूटिलाइज्ड कुलदीप यादव एंड चहल. केडी मतलब कुलचा को अच्छे से, वी नो जब एमएस धोनी बिहाइंड द स्टंप्स थे और जब एमएस धोनी बिहाइंड द स्टंप्स नहीं थे, तो कुलचा का इंपैक्ट कितना डिफरेंट था. इनफैक्ट जब एमएस गए तो शायद कुलचा दोनों साथ कभी खेले भी नहीं है, खेल ही नहीं पाए. तो इसलिए वो strategic acumen, so I don't think so we even need to discuss. Everybody in the world knows what that guy brings on table. मतलब उनको हमेशा he could actually stay couple of times ahead of the game. मैं अभी ना मैकलम वर्सेस एमएस धोनी एक क्लिप देख रहा था फेसबुक पे, एंड वहां पे न्यूजीलैंड के एक बंदे ने लिखा हुआ था कि इवन दो आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर मैकलम, आई एम अ बिग फैन, बट आई वुड इवन कट माई आर्म to have a captain like MS Dhoni. So coming from a New Zealander, those who are very critical about things, is not an easy thing. That clearly shows what he has done as a. अब strategic acumen ना हो तो clear difference क्यों है कि जब MS White के captain थे white ball के, we won 3 major trophies, ICC trophies in like 6 years, and the time he faded away, we took good 10 years to reclaim that kind of a thing again. तो वो डिफरेंस ट्रांजिशन दिखता है. और स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन क्यों इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज प्रीटी मच विजिबल इन आईपीएल आल्सो. 10 फाइनल्स, 5 ट्रॉफीज, 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज. तो ऐसा नहीं है कि ही वाज जस्ट गुड विद अ सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स. व्हेनेवर ही हैज, इवन व्हेन ही वेंट टू पुणे सुपर जायंट्स आल्सो, वहां पे भी उनका वो एक्यूमेन एंड ऑल दिखता था, एंड इट इवन गॉट रब्ड ऑन टू स्मिथ आल्सो. तो बहुत सारी चीजें हैं वो, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दैट. Strengths की बात करूं, master finisher and power hitter is not something which came naturally to him to begin with.
मतलब वो जब आए थे तो ही वाज प्योर हिटर, वी ऑल नो दैट, बट ही वाज ब्रूटल, मतलब बट वन डाउन पे बट आके 183। बट आपको अगर याद हो जब उनके इनिशियल कुछ मैचेस में वी वर एबल टू सी कि वो वन डाउन पे भी क्या कर सकते थे, एंड है ना, मतलब फिर इवन ये भी बात होने लग गई थी यार इनको तो एज ओपनर भी आप चढ़ा सकते हो, बिकॉज द पॉइंट इज कि सबने उससे पहले सहवाग की गेम तो देख ही रखी थी कि हाउ ब्रूटल सहवाग कैन बी, तो ही वाज लुकिंग अ बेटर हिटर ऑफ द बॉल देन सहवाग, तो वन डाउन पे वी हैड ऑलरेडी सीन, है ना, 150 183 ऐसे स्कोर्स हमने बहुत जल्दी देख लिए थे। नो डाउट पाकिस्तान में थे जो थोड़े बैटिंग फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं, बट अगेन हमें पोटेंशियल दिख चुका था कि ये वो बंदा हो सकता है जो गेम चेंजर हो सकता है। वहां से अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे लेके आना इवेंचुअली जहां पे आप फिनिशिंग का रोल पकड़ रहे हो, वो मेरे को भी समझ नहीं आया था कि तो ये इनकी कॉल थी या मैनेजमेंट की कॉल थी या कैसे हुआ इवेंचुअली। यार ये ना एक्चुअली में what exactly happened with MS Dhoni is power hitting was always the game with him. Very few people realize that he is also one of the best runners between the wicket and a very हम्म amazing judge of a run. वो इनका वही मैं कह रहा हूँ ना, जो acumen है, that cricket intelligence इनमें भरी हुई है। तो इन्होंने ना क्या किया, जो माइकल बेवन का चेजिंग टेम्पलेट था उसे एक लेवल और ऊपर ले गए। बेवन क्या करते थे, बेवन स्ट्राइक रोटेट करते रहते थे, डॉट बॉल्स कम रखते थे और 70 की स्ट्राइक रेट से वो जनरली चेस करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस एरा में 260 270 की चेजेस बहुत बड़ी चेजेस होती थी। एमएस के एरा में वो चेजेस 270 से 320 350 की हो गई। तो ही स्टिल यूज्ड दैट टेम्पलेट ऑफ बेवन, बट बिकॉज ऑफ हिज पावर हिटिंग एबिलिटी ही वाज एबल टू टेक इट डिफरेंट। जैसे उनके ओडीआई में 217 छक्के हैं, बेवन के 21 छक्के हैं, तो आप सोचो 10 गुना ज्यादा छक्कों का मतलब क्या है, कि ही कुड एक्चुअली अप द एंटी व्हेनेवर इट वाज रिक्वायर्ड। तो बेवन दूसरे एंड पे पावर हिटर्स पे डिपेंड करते थे, खुद वो सिंगल डबल करके एक एंड चला के रखते थे। तो एमएस आल्सो डज द सेम, बट व्हेनेवर इट इज अ रिक्वायरमेंट देन नाउ यू हैव टू ब्लास्ट, तब वो एकदम शुरू हो जाते हैं। That we have seen in T20s, we have seen in IPL, we have seen that very regularly in ODI also. So he was able to marry that ability to judge run, to find doubles and singles due to his insane running ability, with his timely power hitting when he knew कि अब गेम डीप जा चुकी है, हम यहाँ से हार नहीं सकते, वी हैव रिसोर्सेज इन बैंक, वी हैव विकेट्स इन बैंक, नाउ आई कैन गो बैंक। तो उन्होंने उस चीज पे, उसके कारण जब वो आए थे तो आउट एंड आउट ब्रूटल हिटर थे। मतलब कि उनके जो 183 नॉट आउट आया था, दैट वाज लाइक 120 130 बॉलों में आया था, 148 वाज 123 बॉल्स, बट देन ही काइंड ऑफ चेंज हिज टेम्पलेट। उनका करियर एंड स्ट्राइक रेट 90 के आसपास का है, तो इसका मतलब उन्होंने बाद में अपने आप को काफी तरीके से ढाला कि मैं 70-75, देखो माइकल बेवन वाला काम नहीं, मैं 100 में 70 नहीं मार के जाऊंगा, बट मैं 100 में 90 मार के जाऊंगा, या मैं फिर 80 में 70 मार के जाऊंगा। तो दिस इज हाउ इवॉल्व्ड एज अ फिनिशर। तो ही मिनिमाइज द रिस्क इन हिज गेम एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट्स टू एक्सप्लोड, और जो कि बहुत डेंजरस होता था, बिकॉज लोगों की फटी रहती थी कि जब तक एमएस धोनी खड़े हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तो दैट इज समथिंग व्हिच ही रियली, एक देखो अनकन्वेंशनल गेम तो है, ही वाज एबल टू ब्रिंग दोज टेम्पलेट्स इनटू द गेम व्हिच नेवर एनीबॉडी हैड थॉट ऑफ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे भी चेजेस हो सकते हैं कि आप 3 ओवर 30 पड़े हैं तो बॉलर्स को डर लग रहा है, एमएस धोनी को फर्क नहीं पड़ रहा। किसी ने सोचा नहीं था कि मैच ऐसे भी हो सकता है, व्हिच इज नाउ अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट इन T20s। 3 ओवर 40 तो नॉर्मल मान के चलते हैं, वो प्लान ही ऐसे करते हैं इनिंग्स को। मतलब अनकन्वेंशनल थिंग सिर्फ क्रिकेट की उनकी फिनिशिंग एबिलिटी, बैटिंग एबिलिटी में नहीं है, आप उनकी कीपिंग देखो, वन ऑफ द क्विकेस्ट हैंड्स इन द गेम, and he's one guy who never allows the ball to come to him. He grabs the ball, he goes towards the ball, so that he covers those extra seconds which other keepers take, कि वो बॉल को सेटल होने देते हैं, फिर उड़ाते होते थे, मतलब बैटर वापस आ जाता है। यहां पे we have seen कि 0.12 seconds, 0.08 seconds, इस तरह की somethings he's able to inflict, जिसमें बैटर के पास सोचने का टाइम भी नहीं होता कि मैं वापस आ जाऊं, ब्लिंक करने का भी नहीं होता, ब्लिंक करने का भी नहीं होता। ब्लाइंड रनआउट्स जो उन्होंने किए हैं, एंगल्स का यूज, एवरीथिंग हैज बीन, दैट इज हाउ ही रीड्स द गेम। ही इज सच अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय। ये स्ट्रीट स्मार्टनेस ना हम सब में होती है,
but to bring that intelligence in the real time and high pressure scenario is only possible if you do not fear failures. If you're very clear with your methodology and you're a very clear headed guy who backs the methodology of his to the core. और ये कहना आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो दिस इज व्हाट एम एस धोनी हैज डन एक्सेप्शनली. अडेप्टेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी को मैं इसलिए आना चाहता था कि आप ये सोचो, उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया just to basically prolong his white ball career. Then obviously that ban on CSK happened, which broke him emotionally. Even let go white ball captaincy. White ball captaincy जाने के बाद, in fact, he reinvented himself as an IPL batter. When he went back to Chennai again after Super Pune पुणे पुणे सुपर सुपर जायंट्स. जायंट्स का 2 सीजन लगाने के बाद 18 में, तो 18-19 में ही वाज एवरेजिंग 75 83 इस तरह के, मतलब इस तरह के उनके एवरेजेस थे आईपीएल में. जस्ट इमेजिन, ही रीइन्वेंटेड. इनफैक्ट दैट इज द रीजन व्हेन पीपल सॉ हिम play in the 2019 IPL, they had very high hopes from him in 2019 World Cup also. No doubt English conditions हैं, चीजें बहुत different हैं, but he trusted his template. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनॉक खेला था जब इंडिया फंस गई थी. अफगानिस्तान के अगेंस्ट दो थोड़े फंसे फंसे लगे तो उनके रन्स बड़े क्रिटिकल थे. इंग्लैंड के अगेंस्ट चलो थोड़े क्रिटिसाइज हुए दैट डिडंट गो फॉर द फिनिश, बट सेमीफाइनल में आई थिंक इंडिया डाउन एंड आउट थी एट 92 for 6. दे कुड हैव इजीली लॉस्ट इट बाय अ बिग मार्जिन. वहां पे मैच को इतना डीप लगेगा और अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट ना आता, थिंग्स वुड हैव बीन लॉट डिफरेंट. So all that happened in the fag end of his career where he reinvented himself. 2019 वर्ल्ड कप से पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे मैन ऑफ द सीरीज बन के आए थे एज अ बैटर because he was able to finish 2 matches in that series. So it's like understanding your limitations and this is what Tendulkar also did, जिनके बारे में इतनी बात करते हैं, ठीक है ना. पर तेंदुलकर was a different beast altogether. वो टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर बैटर गिने जाते हैं. MSD with his limited technique been able to adapt himself while everybody thought that he's finished, especially against spin bowling. वो बहुत बड़ा I think achievement and that is something where I admire him a lot. आगे चीजों पे भी चलते हैं, उनके वीकनेसेस को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं. पेन एरियाज क्या हैं? देखो, जब वो आए थे तो अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक का क्या, एक तो है ट्रिगर मूवमेंट बहुत छोटा है, स्ट्राइड्स बहुत छोटी थी. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो फुल फ्लेजेड पैर निकाल के बहुत प्यारी कवर ड्राइव खेलेंगे. बैक एंड क्रॉस मूवमेंट थी पेसर्स के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा फ्रंट पेस था, पर स्पिनर्स के अगेंस्ट भी इट वाज हिज ब्रूट पावर जिसपे वो छक्के मारते थे. ही वाज नॉट समबडी एज अ क्लासिकल बैटर लाइक मे बी शुभमन गिल विल कम डांसिंग डाउन द ट्रैक और बॉल की पिच तक ही नहीं पहुंचने दी और छक्का मार दिया. ही इज लाइक बॉटम हैंड प्लेयर जो बहुत ब्रिलियंट पावर ऑफ बॉटम हैंड यूज करते थे. एंड वी ऑल नो दैट बॉटम हैंड प्लेयर्स से प्रॉब्लम क्या आती है, दैट दे बिकम वनरेबल अगेंस्ट स्पिन, they become vulnerable on pitches where there is more bounce, and because of his limited forward press, fuller balls पे सबको ये था कि एमएस धोनी फंसेंगे. and that is why 2007 इंग्लैंड टूर पे nobody expected him to do well. सबको ये था कि दिनेश कार्तिक इज योर ओपनर, अल्टीमेटली उन्हीं को कीपिंग ड्यूटीज मिल जाएंगी, एमएस माइट नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. लॉर्ड्स में उन्होंने टेस्ट मैच बचाया, नॉटिंगम में ही प्लेड इंपॉर्टेंट नॉक, then Oval में he played an important knock. Even pundits like Jeffrey Boycott and all were surprised कि how he did that. तो इन्होंने क्या किया, अपनी बैकफुट प्ले पे बहुत काम किया, बहुत ज्यादा अपने आप को इवॉल्व किया बैकफुट प्ले पे. तो इवन दो पेन एरियाज थे दैट ही इज अ बॉटम हैंड प्लेयर एंड वेरी मिनिमलिस्टिक फुट मूवमेंट, वेरी स्मॉल ट्रिगर्स, बैक एंड क्रॉस ट्रिगर मूवमेंट था, फ्रंट प्रेस बहुत कम था, सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट आता था. उन सब चीजों को प्लस शॉर्ट रेंज बहुत लिमिटेड. आप कभी भी एमएस धोनी को ज्यादा स्वीप करते हुए नहीं देखते हो, आप एमएस धोनी को कभी ज्यादा फ्लिक करते हुए नहीं देखते हो. पर उन्होंने अपने गेम को कैसे इवॉल्व किया, वो कभी रिवर्स स्वीप नहीं खेलेंगे बट वो फ्रंट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, वो लॉन्ग ऑफ रीजन को बहुत ब्रिलियंटली बैक करते हैं. उन्होंने अपने पुल शॉट पे बहुत काम किया. वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड कि इवन व्हेन ही वेंट टू पाकिस्तान, वहां पे जो उनका फैजलाबाद था सेकंड टेस्ट मैच जहां पे उनका डुअल था शोएब अख्तर के साथ, वहां पे भी शोएब अख्तर tried to bowl beamers at him, tried to bounce him out at that sheer pace. मतलब शोएब अख्तर was at one of its quickest best at that time. वहां पे भी he was able to play that brilliantly because of that pull shot that he had developed. और from a bottom hand player to be good at short ball is not easy. That's pure grit and pure willpower to basically evolve as a batter था. और no doubt later part of his career
उन्होंने अपना इवन जो टॉप हैंड प्ले था वो भी इंप्रूव किया ताकि वो अपनी टाइमिंग इंप्रूव करें, ये सब करें। 2019 ऑल के बाद हमने देखा है, रीसेंट आईपीएल में भी देखा है कि वी हैव सीन हिज फिनिशिंग एबिलिटी गेटिंग रीइन्वेंटेड। रीजन बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा अपना फ्रंट हैंड प्ले भी मतलब टॉप हैंड प्ले भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, मतलब उस चीज के ऊपर। और अदरवाइज स्पिनर्स के साथ ये था कि स्पिनर्स स्पेशली जो लेग स्पिनर्स हैं, दे हैव ट्रबल्ड हिम अ लॉट। इनफैक्ट आईपीएल में तो वी हैव सीन कि 19वें ओवर तक में भी कैप्टन कई बार लेग स्पिनर्स ले आते हैं, बिकॉज एमएस धोनी हैज प्रॉब्लम। राशिद के अगेंस्ट उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, नारायण के अगेंस्ट उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। चलो नारायण इज नॉट अ टिपिकल लेग स्पिनर, बट स्टिल इवन समबडी लाइक राहुल चहर के आगे उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो वो एक है उनका लिमिटेड, बट देन स्टिल ही हैज रिमेन्ड रेलेवेंट बाय rotating the strike, by taking hard singles, by not letting his ego take over कि मैं तो यार इसको छक्के मार के बाहर निकालूंगा। On the contrary, he is able to find ways कि कोई बात नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम है, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले जाता हूं। और नेक्स्ट प्रेशर ऑफ बैटिंग स्टाइल का ये है कि when he became the accumulator finisher, not the power finisher that he was post 2007 when he also became the captain, तो बीच में ऐसे phases भी आते थे जहां पे lot of people felt that MS safety first approach is putting a lot of pressure on the other players also. Especially around 2015 ये पॉइंट ज्यादा डिस्कस होना शुरू हुआ था। कानपुर में एक मैच था जहां पे हम 2 या 3 रन से हारे थे, रबाडा ने लास्ट ओवर में एमएसडी को मारने ही नहीं दिया था। वहां पे इवन दो रोहित शर्मा का क्लासिकल 150 आया था, हम वो मैच हारे थे और इवेंचुअली वो सीरीज भी हारे थे। तो वहां पे ये डिस्कस होना शुरू हुआ था। 2016 में हम यूएस गए थे, वहां पे 240 का टारगेट था टी20 में। केएल राहुल स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100 इन द टी20, बट वी लॉस्ट बाय 1 रन अगेन। उस टाइम पे एमएस की इवन 2014 में इंग्लैंड में वन ऑफ द टी20s दिस हैपेंड। तो ये चीजें आने लग गई थी 14-15 के अराउंड, दैट दिस एबिलिटी ऑफ एमएस धोनी इज एक्सेप्शनल, नो डाउट, बट हिज नॉन मतलब जब उनको बेसिकली थोड़ा सा स्पिनर्स ने क्विकर करना शुरू कर दिया था, विद इन द स्टंप्स रखना शुरू कर दिया था, और उनका बॉटम हैंड प्ले भी थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था, रिस्टी कम हो गए थे, फ्लिक ज्यादा खेलते नहीं थे। उस टाइम पे बीच में से काफी फेजेस आने लग गए थे जहां पे एमएस स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते थे। तो वहां पे कई बार ये लगता था कि सर्टेन गेम्स वेंट टू डीप व्हेन इट शुड नॉट हैव इवन हैपेंड। हमें न्यूजीलैंड के साथ एक घर पे टी20 मैच था, हम आई थिंक 170 के आसपास चेस कर रहे थे। उसमें विराट कोहली प्लेड लाइक अ ड्रीम। आई थिंक 13 ओवर में 120 पे थे जब विराट आउट हुए, और उसके बाद एमएस जस्ट कुड नॉट गेट ऑफ द ब्लॉक। 29 बॉल्स 28 ही स्कोर्ड, और हम 2 या 3 रन से वो मैच हारे थे टी20। तो ये ऐसे सारे मैचेस का क्लस्टर काफी बढ़ने लग गया था एकदम से। तो दैट वाज वन बिग पेन एरिया व्हिच एमएस इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा एड्रेस नहीं कर पाए। नो डाउट आईपीएल में वी हैव सीन द एवोल्यूशन। टेस्ट में आई पर्सनली फील दैट ही वाज वे टू टैलेंटेड। जितना हिसाब से उन्होंने सेना में किया, सेना में उनको ज्यादा करना चाहिए था। इंडिया में नो डाउट ही हैज बीन अ बीस्ट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ी डाइंग सर्कमस्टेंसेस में चेन्नई में डबल 100 किया, बहुत सारी इंपैक्टफुल नॉक्स खेली हैं, बट सेना में उनका कोई 100 नहीं कभी आया। कभी इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं, बट नॉट द इम्पैक्ट दैट वी आर मे बी सीइंग फ्रॉम समबडी लाइक ऋषभ पंत or we saw from his contemporaries like Adam Gilchrist. Not exactly a contemporary, but उनसे compare होते हैं। तो वो एक discussion होता है कि maybe his ability to get stuck on relatively fuller balls and all, शायद उनका सेना में उतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये भी था कि कई बार he got stuck with playing with the tail, तो उतना उनको मौका भी नहीं मिल पाया। कंपैरिजंस पे आ जाते हैं यार, मुझे था कि एक बार हम लेजेंड्स के साथ इनको कंपेयर भी करें। एडम गिलक्रिस्ट के साथ हमेशा इनका कंपैरिजन आता है। एडम गिलक्रिस्ट को ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा रेट किया जाता है, बट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड। अगर कंपैरिजंस देखें विनिंग मैचेस में, एमएस की एवरेज एक्चुअली में 72 भी नहीं है, 96 के आसपास है। ये पूरी व्हाइट बॉल की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें मैंने टी20 और ओडीएस दोनों में ऐड कर दिए। और अगर हम गिलक्रिस्ट के लिए वो सब ऐड करते हैं टी20s एंड ऑल, तो उनकी 41 की एवरेज है विद 98 की स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट दोनों का सेम है, एवरेज में एमएस धोनी गुड 30 ऊपर है। और अगर हम इसे ओडीआईज में कंपेयर करेंगे तो विनिंग में एमएस की एवरेज 95 प्लस है। ओके, ओनली विराट कोहली कम्स क्लोज टू हिम, अपार्ट अदरवाइज अच्छा खासा गैप है। एमएस धोनी, विराट कोहली, देन माइकल बेवन, देन एबी डिविलियर्स, यही है जिनके चेजेस में उस तरह की एवरेजेस है। वैसे हमने
एवोल्यूशन ऑफ विकेट कीपर्स में हमने ये डिस्कस करा ही है कि मतलब एडम गिलक्रिस्ट के आगे जो अगर एवोल्यूशन हुआ था कीपर्स में, तो वो फिर एमएसडी ही थे, जो एक तो देखो कैप्टनसी वाला भी लेके आए, एंड साथ में इवन बैटिंग में भी वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। देखो यार, जो गिलक्रिस्ट थे ना, व्हाट ही डिड, मेरा भी जो रॉड के साथ पॉडकास्ट हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। गिलक्रिस्ट ने ना जो 99 वर्ल्ड कप के आसपास एज अ ओडीआई बैटर किया था, दैट हैड अ वेरी ह्यूज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द कैप्टन्स व्हेन ही यूज्ड टू कम इनटू बैट इन टेस्ट मैचेस। जैसे होबार्ट में पाकिस्तान ऑलमोस्ट 360 के आसपास डिफेंड कर रहा था और 5 विकेट्स 120 समथिंग पे उड़ गई थी। उसके बाद भी जब गिलक्रिस्ट आए, उन्होंने 2-3 चौके चौके मारे, पाकिस्तान ने पूरी फील्ड खोल के रख दी थी। उस टीम में शोएब अख्तर थे, उस टीम में वसीम अकरम थे, उस टीम में सकलेन मुश्ताक थे। दे हैड ऑल द legends, and Sakleen Mushtaq was bowling like a dream in that era. Akhtar was insanely quick. उसके बावजूद भी पाकिस्तान went on the defensive. तो मुझे क्या लगता है ना कि उस एरा में, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाइट बॉल में भी T20 एंड ऑल इतना आया नहीं था, सो इफ एनीबडी यूज्ड टू गो बॉन्कर्स इन टेस्ट क्रिकेट, कैप्टन्स को इन एंड आउट फील्ड, 3/4 फील्ड, वो चीजें समझ नहीं आती थी। जैसे बेसबॉल में हमने देखा है कि एकदम से कई बार लोग नहीं समझ पाए, बट अभी हम देखें तो इंग्लैंड का होम रिकॉर्ड कोई बहुत तगड़ा नहीं है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से भी हारी है, श्रीलंका से भी हारी है, कोई बहुत ज्यादा सीरीज नहीं जीती है इंग्लैंड, मतलब वन साइडेड, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द बेसबॉल एरा अगर हम देखें तो वही सेम चीज कि गिलक्रिस्ट की जब वो फिगर आउट हुई चीज कि यार जब T20 क्रिकेट एविडेंट हुआ, सब हुआ, तो वो चीज उनकी काउंटर भी हुई है। इनिशियली हिज इम्पैक्ट एज अ टेस्ट बैटर वाज आल्सो मोर मैसिव बिकॉज his intimidating batting in the ODI cricket always rubbed onto the captains when they used to set fields for him in test cricket. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। एमएस का somehow वो कंटेम्पररी फेज ज्यादा आ नहीं पाया बिकॉज एमएस टॉप 3 में बहुत कम बैट किए हैं। अगर वो ओडीआई में टॉप 3 में ज्यादा बैटिंग करते हैं ना, आई पर्सनली फील मे बी टेस्ट में भी उनका खौफ ज्यादा होता जो गिलक्रिस्ट के साथ हुआ था। बिकॉज वंस यू बिकम एन एक्यूमुलेटर ना, तो कैप्टन्स का आपकी तरफ नजरिया बदल जाता है, एंड वंस यू आर अ डिस्ट्रॉयर, तो कैप्टन को होता है यार कि ये बंदा कहीं आधे घंटे में मैच ना पलट के रख दे। एमएस के बारे में होम टेस्ट मैचेस में वो परसेप्शन था लोगों का कि होम टेस्ट मैच में डर होता था एमएस की 1 घंटे में मैच बदल सकते हैं, बट ये चीज अवे टेस्ट मैचेस में नहीं आया था, जो चीज हम ऋषभ पंत के लिए फील करते हैं। ऋषभ पंत के आते ही कैप्टन के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्लासिकल एग्जांपल तो एजबास्टन था। एजबास्टन में बॉल वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन दैट डे 4 मॉर्निंग। द टाइम ऋषभ पंत केम इन, दो ही ड्रॉप्ड 2 कैचेस वर ड्रॉप, बट इंग्लैंड एकदम बैकफुट पे था। कोई 77-78 की स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा है। वो इम्पैक्ट मे बी एमएस धोनी टेस्ट में क्रिएट नहीं कर पाए। ओडीआई में तो मुझे लगता है कोई भी विकेट कीपर से, इवन कुमार संगाकारा को भी आप शायद ओडीआई में एमएस धोनी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। द काइंड ऑफ acumen he brought in, the finishing abilities he brought in, everything यार, मतलब प्रेशर सिचुएशंस में को पता है वो रन देंगे आपको, टफ सिचुएशन में रन देंगे। अब इसी चीज पे आ जाते हैं माइकल बेवन के साथ। माइकल बेवन ने क्या डिफरेंस है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि माइकल बेवन 112 चेजेस में 30 बार नॉट आउट है, तो वहीं पे एमएस 174 चेजेस में 46 टाइम्स नॉट आउट है। एंड इट्स अ फैक्ट कि अगर एमएस धोनी नॉट आउट रहे हैं तो इंडिया सिर्फ 2 या 3 ओडीआई मैचेस हारा है। तो अगर एमएस आउट होंगे तभी आप मैच हारोगे। अगर एमएस खड़े हैं तो ऑपोजिशन को पता होता था कि 99% चांसेस हैं कि ये बंदा मैच निकाल के ले जाएगा। लुक एट द एवरेजेस, एमएस का 99.85, विराट का 99.04, उसके बाद बेवन 86 आता और स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का फर्क है। एमएस इन द चेजेस वुड बी हाई 90s, जबकि बेवन इन द चेजेस वाज इन हाई 60s। 67-68 की स्ट्राइक रेट से कहां धोनी मतलब ऑलमोस्ट 90 की स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रहे होते थे। तो काफी मेजर फर्क हो जाता है। विन्स में उनकी स्ट्राइक रेट और बढ़ जाती थी। और एक चीज है, इवन इन आईसीसी मैचेस एंड फाइनल्स मतलब टूर्नामेंट के फाइनल्स और आईसीसी के टोटल मैचेस में एमएस हैड बेटर रिकॉर्ड देन एडम गिलक्रिस्ट। हमारे दिमाग में होगा नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमें 2003 का फाइनल, 2007 का फाइनल याद आता है, पर एमएस ने इसलिए तो ट्रॉफीज जीती एंड ऑल किया है बिकॉज उन्होंने खुद भी आईसीसी टूर्नामेंट्स और फाइनल्स में काफी अच्छा किया है, व्हिच वेरी फ्यू पीपल वुड अंडरस्टैंड। कि गिलक्रिस्ट ने आउटलायर इनिंग्स खेली है, उनके पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छे नहीं गए हैं।
तो ये चीज भी है। और एमएस ने एक्चुअली में माइकल बेवन के टेम्पलेट को ही उठाया, उस टेम्पलेट के अंदर उन्होंने पावर हिटिंग का एक तड़का और ऐड कर दिया। मतलब अगर आप देखोगे कितनी चेजेस में एमएस 60 बॉल पे 40 ही खेल रहे होते हैं, बट वो लास्ट के 10 बॉलों में सीधा 20-25 रन मार के एक्सलेट कर जाते हैं। तो उससे क्या होगा, ही वुड फिनिश इन 70 बॉल्स 65 पे। दैट 10 बॉल 25 एबिलिटी वाज नॉट दैट मच विद बेवन। ब्रेंडन मैकलम मैंने डाल तो दिए, बट मैं इतना कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज टेस्ट में ना आपके दिमाग में किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? टेस्ट में मैं दोनों से ही बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूं वैसे, बट फिर भी मेरे को लग रहा है एमएसडी होंगे। यार मैकलम का ना लास्ट 1-2 साल बहुत तगड़े गए थे, जिसमें उनका याद है उन्होंने इंडिया अगेंस्ट 100 किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 50 बॉल में 100 किया था। न्यूजीलैंड में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई में 100 किया था। तो मैकलम का ना लास्ट 2 साल का टेस्ट करियर बड़ा खतरनाक है, पर उसके बाद भी वो 38 के एवरेज से एंड किए। Pretty similar to what MS Dhoni's average was. Somehow MS का ना वैसा सा एक फेज नहीं बन पाया 2013 में, जब उन्होंने चेन्नई में 100 मारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दिस इज द फेज वेयर ही विल ओपन अप एज अ बैटर, ही माइट मतलब, पर वो वहां पे वही सीएसके की जो मैच फिक्सिंग एंड ऑल की कंट्रोवर्सी आ गई, दैट पुल्ड हिम डाउन। मे बी इफ दैट वुड नॉट हैव हैपेंड, शायद 14-15 में या 16 में हम एमएस धोनी का ज्यादा इवॉल्व्ड टेस्ट मैच वर्जन देखते। तो वो वर्जन हमने मिस किया एमएस धोनी का, when he was opening up as a test batter. He knew, understood his game better, was a more matured guy. 2011 England tour he did well, 2014 England tour he did well. उसके बाद where we could have seen the next jump in his test match batting, I think उसके पहले उन्होंने retirement ले ली, but उसके बाद भी if you see there's an uncanny resemblance as far as the T20I and test career of McCullum and MS धोनी are concerned. और आप बहुत शॉक्ड होगे जान के कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एमएस का इंपैक्ट एज अ बैटर ज्यादा है। ओके, मैकलम ने जबकि इनिंग्स बड़ी खेली है, वो 158 हम सबको याद है, पहला आईपीएल मैच एंड एवरीथिंग, बट कंसिस्टेंटली ज्यादा रेलेवेंट हमेशा एमएस धोनी रहे हैं। ओके, एमएस तो यार आईपीएल के लेजेंड ही रहे हैं ना। और जहां ओडीआई की बात आती है, वो तो दोनों आसपास भी नहीं आते। ओडीआई में आई थिंक MS is like 50 के average और McCullum is like 30 के average. तो only big performance of McCullum was opening for New Zealand during 2015 World Cup, where he used to come all guns blazing. वो वाला एक वो phase था, that was the one 5-6 matches 7 matches का phase था where McCullum kind of unlocked himself as a ODI batter. But apart from that उनका कोई बहुत significant impact उतना ODI में नहीं रहा है। तो MS as a leader तो definitely I don't think so we cannot even compare him, और as a player also उनकी ये चीजें रही हैं कि टेस्ट में even though we might not think, because हमें मैकलम की काफी हाईलाइटिंग इनिंग्स याद है, बट एमएस और मैकलम का करियर ऑलमोस्ट सिमिलर है, T20 ऑलमोस्ट सिमिलर, और ओडीआई ही लीप्स एंड बाउंड्स अहेड। इससे मुझे डिस्कस करें जॉस बटलर। अब यही देख लो चेजेस में एमएस धोनी की अगर हम कंपैरेबल मैचेस को देखें तो 75 की एवरेज है, उनकी 59 या 60 की एवरेज है। और जहां तक कैप्टनसी की बात आती है, आई डोंट थिंक सो वी कैन इवन कंपेयर। कैप्टनसी प्रेशर में बटलर बिकेम हाफ द प्लेयर, जिस चक्कर में इनको इवन जयपुर ने मतलब कि राजस्थान रॉयल्स ने जाने भी दिया। एंड वी ऑल नो वंस ही लेफ्ट कैप्टनसी हाउ क्विकली ही बिकेम अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। जीटी का किस तरह का सीजन देके गए हैं वो। तो एमएस stayed captain for almost 10 years and still able to perform at the top level। ये बहुत बड़ी बात थी। और हमने अभी देखा उनका चेजेस एंड ऑल में, विन्स में, फिनिशेस किस तरह की एवरेजेस रही हैं। तो जोस बटलर का तो हमने देखा भी है कि जोस बटलर इज एक्चुअली नॉट मेड फॉर कैप्टनसी। वो उनके ना एटीट्यूड में भी दिखता है कि ही लाइक नहीं है, वो उतने शार्प नहीं है। वो एज अ बैटर बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बट जब प्रेशर में आ जाते हैं तो वो दिखता है उनके ऊपर प्रेशर। या देखो 2022 में व्हेन ही स्टार्टेड he won the T20 World Cup and बहुत डिस्ट्रक्टिव लगे, but once the expectations went up we could see that his personality
of being the nice guy kind of took over. बहुत डिफरेंट बैटर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि एमएस इज अ लिमिटेड बैटर व्हेन इट कम्स टू स्ट्रोक प्ले, रेंज कम है, वहीं पे बटलर इज ऑलमोस्ट द लाइटर वर्जन ऑफ एबी डिविलियर्स, ही हैज शॉट्स ऑल राउंड, उनके पास हर तरह का शॉट है, उनके पास मतलब रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, व्हाटएवर यू कॉल अबाउट, मतलब एंड बहुत टाइम है इनके पास, टाइम है, प्लस बटलर खेलते टॉप ऑर्डर में, ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, अगर हम इनका टेस्ट करियर कंपेयर करें, फिर बटलर कहीं आसपास भी नहीं आते, मतलब बटलर कुड जस्ट नेवर फ्लरिश एज अ टेस्ट बैटर एज कंपेयर टू एमएस धोनी। व्हाइट बॉल में, स्पेशली टी20s में और लीग क्रिकेट में, आई थिंक बटलर हैज आउट परफॉर्म्ड एमएस धोनी टी20s में, बिकॉज बटलर का इंपैक्ट ज्यादा बड़ा रहा है टी20 बैटर के तौर पे, मतलब आईपीएल में वी नो हाउ मेनी चेजेस ही हैज डन एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट सेक्शन मुझे था कि हम थोड़ा सा कैप्टन्स को डिस्कस करें, वहां पे सौरव गांगुली के साथ कंपैरिजन आता है। होम में अगर दोनों का रिकॉर्ड देखोगे तो क्लियरली दिखता है कि एमएस धोनी इज लीप्स एंड डाउन्स अहेड, क्योंकि एमएस घर में तो ज्यादा कुछ हारे ही नहीं है ना, 3 मैचेस जो हारे हैं उनमें से 2 तो इंग्लैंड के अगेंस्ट ही हारे थे और 1 साउथ अफ्रीका से हारे हैं, जबकि गांगुली घर में 10 हारे हैं, 11 जीते हैं, और अवे में गए थे 10 जीते, 3 हारे हैं, 3 में से जो हारे आई थिंक मेजरली तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हारे हैं। और अगर हम अब अवे की बात करें, दिस इज वेयर सौरव गांगुली स्टूड आउट, ही वॉन 11 मैचेस आउटसाइड इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया में विक्ट्री थी उनकी, वेस्ट इंडीज में विक्ट्री थी, इंग्लैंड में विक्ट्री थी, मतलब हर जगह पे ही वेंट एंड वॉन, जिम्बाब्वे में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये सब चीजों में। यहां एमएस स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, मतलब उनका अगर स्टार्टिंग करियर रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, उसके मतलब बीच में वेस्ट इंडीज गए, वहां सीरीज जीती, बट देन ही कंप्लीटली टेपर्ड ऑफ, मतलब उसके बाद इंग्लैंड में 2 बहुत बुरी सीरीज जहां पे 9 टेस्ट मैचेस में 7 टेस्ट मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मतलब उसके बाद 6 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की, 5 टेस्ट मैच हारे, वो अब आप खुद सोच सकते हो उन 7 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 टेस्ट मैचेस हैं, तो जो टीम इन ट्रांजिशन मिली उनको 2011 के बाद, वहां पे एमएस धोनी कंप्लीटली फेल ऑफ द रडार। 2009 में नवंबर में ही वॉन द टेस्ट मेस बाय बिकमिंग द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, और वो 2011 अगस्त तक मोनोपोली रही, पौने 2 साल नंबर 1 टेस्ट टीम रहना बहुत बड़ी चीज है, एंड उसके बाद 11 के बाद सब कुछ फेल ऑफ द रडार फॉर हिम। अगर एमएस धोनी का टेस्ट करियर या कैप्टनसी करियर 2011 तक लिमिट हो जाता है ना, ही वुड हैव रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम टेस्ट कैप्टन, शायद नॉट इवन इंडिया, आई वुड से शायद इंटरनेशनल लेवल पे वो परसेंटेजेस एंड ऑल में compete कर रहे होते। आप 2011 में कह रहे हो खत्म हो जाती, जबकि जब कोहली को मिली थी कैप्टनसी तब भी ऐसे लगा था शायद इनको थोड़ी जल्दी नहीं मिल रही। आप ये समझो, तो अभी आप कह रहे हो और छोटा कर रहे हैं, कंटेंडर नहीं था, और 2011 में तो कोई रीजन भी नहीं था ना एमएस से कैप्टनसी छीनने का, वर्ल्ड कप जीतते हो आप, वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम हो, हैड एवरीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बट द वे इट फेल ऑफ द रडार वो बहुत पेनफुल है, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स फॉर इंडिया। आई थिंक मतलब काफी अच्छा डिसेंट रिकॉर्ड रहा उनका, 60 टेस्ट मैचेस में 27 मैचेस जीते हैं, व्हिच इज सिग्निफिकेंट, मतलब आई थिंक विराट कोहली इज द ओनली वन हु हैज बीन एबल टू बेटर दैट। इंटरनेशनल लेवल पे पॉन्टिंग से कंपेयर करें तो एमएस धोनी ने 332 मैचेस में कैप्टनसी की, 178 जीते, वहां रिकी पॉन्टिंग 324, उनका तो फिर अलग रिकॉर्ड ही अलग हो जाता है, मतलब बिकॉज रीजन था यार, एक तो रिकी पॉन्टिंग ने फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कैप्टनसी एक स्टेबल कैप्टन टीम्स के साथ किया, बहुत ज्यादा ट्रांजिशन नहीं देखी, और जब ट्रांजिशन देखी तो उनका भी रिकॉर्ड काफी हिला। ऑन द कॉन्ट्ररी एमएस धोनी ने एक स्टेबल टीम ली 2007-8 में, और फिर बहुत लंबा ट्रांजिशन भी देखा, 11 के बाद से लेके तो ऑलमोस्ट उन्होंने ट्रांजिशन ही देखा है कितने साल, स्टिल रिमेन रेलेवेंट, एंड यू कैन सी कंसिडरिंग ऑल दोस फैक्ट्स आल्सो ऑल फॉर्मेट भी वो इतने बुरे कैप्टन नहीं रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिकी पॉन्टिंग जो शायद लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं ऑल टाइम लिस्ट में, तो मतलब उसके हिसाब से लॉन्जिविटी एज अ कैप्टन भी काफी सिग्निफिकेंट रही है इनकी, और मतलब बहुत कम कैप्टन्स हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ वी कैन आउट परफॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ एमएस धोनी, एंड रिकी पॉन्टिंग डेफिनेटली इज वन ऑफ देम। और उसके बावजूद भी आप सोचो कि रिकी पॉन्टिंग का दे कुड नेवर विन, रिकी पॉन्टिंग इंडिया में एक्चुअली में कभी बीजीटी नहीं जीते हैं,
बिकॉज 2004 में जो बीजीटी जीते थे उसमें पहले 3 टेस्ट मैचेस में गिलक्रिस्ट कैप्टन थे, जिसमें वो 2-0 आगे थे। चौथे टेस्ट मैच में रिकी पॉन्टिंग आए थे और वो टेस्ट मैच उल्टा मुंबई में ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। तो टेक्निकली ही नेवर वॉन एनी सीरीज इन इंडिया, टेस्ट सीरीज की बात की जाए। एशेज में रिकी पॉन्टिंग अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज 2005 एशेज वो हारे, 2009 एशेज वो हारे, और मतलब इंग्लैंड में जाके, तो इंग्लैंड में जाके उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए। तो वो सारी चीजें भी ही हैं। तो स्टिल ही हैड एन इनसेन टीम फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिज करीब। ओडीआई के वो अनडिस्प्यूटेड किंग है बिकॉज ऑफ 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स 2003 एंड 2007। वहीं पे एमएस के पास 3 डिफरेंट ट्रॉफीज जीतने का एक्सपीरियंस है, 2007 T20, 11 वर्ल्ड कप और 13 का चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसलिए आई थिंक कंपीट होता है। नेक्स्ट मैंने ऑन द लिस्ट रखे थे ग्रेम स्मिथ, बिकॉज टेस्ट में इनसे ज्यादा विक्ट्रीज किसी के पास नहीं है। 103 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी की है और 53 टेस्ट में 109 टेस्ट मैचेस में उन्होंने से 53 टेस्ट मैचेस जीते हैं, और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है उनका जहां पे वो अवे टेस्ट मैच सीरीज हारे ही नहीं थे। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया की लेजेंडरी टीम और वेस्ट इंडीज की लेजेंडरी टीम के बाद 2 टीम्स ऐसी हैं जो क्विक कंपटीशन देती हैं, तो वो एक साउथ अफ्रीका की ये एरा की टीम होगी और इंडिया की 2013 ऑनवर्ड्स की टीम होगी, बिकॉज हम भी घर में इतना जीते और बाहर भी ठीक ठाक करते आए हैं। तो ये वो टीम्स हैं जो 3rd 4th नंबर पे आती होंगी। तो इसलिए मुझे था कि उस एरा को भी हम कंपेयर करें। तो ओवरऑल ऑल फॉर्मेट में तो कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज एमएस धोनी वाज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट। ही won 3 trophies whereas Graham Smith could not win anything, but as a test captain he stands out because they never lost an away series. उनकी कैप्टनसी में वो for good 10 years they never lost an away series, which is अवे या होम सीरीज? अवे। होम पे फिर भी हारे हैं। होम पे इंग्लैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, अवे नहीं हारे। इंडिया में जाके तो भी नहीं इन हारे। पे जो लोग, तो नहीं मैं ये कह रहा हूं कि तो जो इन पे बात होती है कि ग्रेम स्मिथ पे एक पॉडकास्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है होना चाहिए यार। 2004 से लेके 2015 तक साउथ अफ्रीका फॉर गुड 10-11 ईयर, शायद 2005 से साउथ अफ्रीका एक भी अवे सीरीज नहीं हारी, ना इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना इंडिया में, ना श्रीलंका में, कहीं पे भी नहीं। 2004 नहीं होगा तो 2006 होगा, मतलब गुड 9-10 ईयर्स। फाइनली वो रिकॉर्ड टूटा था 2015 में जाके, जब वो इंडिया आए थे और इंडिया को लिटरली रैंक टर्नर्स देनी पड़ी थी, तो जाके हम वो सीरीज जीते थे 3-0 से। चलिए सर आगे चलते हैं, फेज वाइज करियर ऑफ एमएसडी। आई थिंक 2004-2007 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्टार्ट हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बाद 148, 183, देन T20 कैप्टनसी, उसके बाद मतलब ट्रॉफी जीते। एज अ रेड बॉल प्लेयर बहुत इवॉल्व हुए, जबकि लोग इनको बहुत अंडरमाइन करते थे बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड ट्रिगर मूवमेंट, लिमिटेड शॉर्ट रेंज एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड वेरी डिसेंटली अबाउट इट कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मतलब अगले फेज में चलते हैं एक बार, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है हमने। दिस वाज लाइक द ट्रांजिशन फेज 2007-2011। लकी कि गॉट अ गुड कोच इन मतलब गैरी कर्स्टन, बट एट द सेम टाइम गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान की कोचिंग भी की है। पाकिस्तान कुड नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ हिम। तो फिर ये भी मैटर करता है कि आप, और आप ये समझो तो बड़ी बात तो ये, मैं गैरी कर्स्टन को यहाँ पे फिर भी थोड़ा इसे ब्राउनी पॉइंट्स देना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान से जिंदा बच के भी आ गए वापस, तो कुछ तो बातचीत रही होगी, ऐसी बात तो नहीं है। ये भी है बात। अभी तो आपके माइक हैसन गए हुए हैं वहां पे जूझने। हाँ तो मतलब आई थिंक दैट पर्टिकुलर एरा ऑफ 7 to 11 has been the best golden era of Indian cricket, because हम भी अवे सीरीज कहाँ हारे हैं इस एरा में। 2007 हम इंग्लैंड में जीते, 2008 हम बीजीटी में हारे 2-1, पर हमें भी पता है कि सिडनी में हमारे साथ क्या हुआ था, और उस टाइम पे कुंबले कैप्टन थे। उसके बाद जब एमएस धोनी बने कैप्टन, हम न्यूजीलैंड में सीरीज जीते, हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ की। मतलब इंडिया में तो जो कोई आता था हमसे कभी जीता ही नहीं उस टाइम में। तो 7 से 11 तो ऐसा था कि वी वर ओनली फॉर्मेट अनफॉर्चुनेटली जिसमें हम अच्छा नहीं कर रहे थे, वो T20 फॉर्मेट था, क्योंकि हम 9 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए, हम 10 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए, बट अदरवाइज वी वर डूइंग वंडर्स, ब्रिलियंट एज अ टीम। वी बिकेम, हम बायलैटरल सीरीज जीते,
हम उस टाइम पे सीबी सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2008 में एमएस धोनी की कैप्टनसी में, फिर हम न्यूजीलैंड में बायलैटरल सीरीज जीते हैं, हम श्रीलंका में जाके सीरीज जीते हैं, हम वेस्ट इंडीज में जीते हैं. वी डिड almost anything a team could have dreamt of. 2009 में we became the number 1 test team. 2007, as I mentioned, we won the T20 World Cup. 2011 we lifted the ultimate trophy. तो मतलब everything we could we achieved. तो ये तो सबसे ब्रिलियंट फेज है. इसके बाद एम एस धोनी की कैप्टनसी सबसे ज्यादा टेस्ट हुई है अगले फेज में 11 से 16 पे, जब उन्हें ट्रांजिशन देखना पड़ा. ओडीआई में द ट्रांजिशन वाज स्टिल स्मूथ बिकॉज हम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हम 2013 में वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई टीम्स थे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टेपर ऑफ होना शुरू हुआ जब जहीर खान ये सब चीजें प्लेयर्स चले गए. टेस्ट ट्रांजिशन आई थिंक वाज द मैसिव थिंग बिकॉज वहां एम एस धोनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह पाए. T20s में मैं इतना बुरा नहीं कहूंगा बिकॉज 14 के फाइनल हम पहुंचे, 16 का सेमीफाइनल हम पहुंचे, स्टिल वी वर एबल टू compete. ऐसा नहीं था. और ओडीआई वर्ल्ड कप भी 15 के हम सेमीफाइनल पहुंचे, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, तो वी वर स्टिल रेलेवेंट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. बट रेड बॉल वी वर dismantled like 11 anything in 11 to 15 phase. वहां पे I think what Virat Kohli did as a test captain is valued more. I would say कि MS somehow ना उस टाइम पे थोड़े वेटिंग गेम खेलने वाले कैप्टन ज्यादा बन गए थे, which kind of I don't know what was there at the behind of the scenes because काफी सारे स्पैट्स आए उनके. गौतम गंभीर के साथ बहुत सारे इश्यूज थे, सहवाग के साथ बहुत सारे इश्यूज थे, बीसीसीआई की इंटरनल पावर टसल्स बहुत चल रही थी, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत ऊपर नीचे चीजें हो रही थी. तो ऑल दैट मे बी माइट हैव अफेक्टेड हिम अ लॉट बिकॉज ही वाज जस्ट नॉट द सेम कैप्टन एनीमोर. मतलब जो उनको सेना में भी रिजल्ट्स मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए. कोर ऑफ द टीम गॉट डिस्टर्ब्ड बिकॉज एकदम से राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन, इस तरह के प्लेयर्स चले गए. जहीर खान became way less effective than what he was. I think वो ट्रांजिशन somehow इतनी स्मूथली एमएस धोनी हैंडल नहीं कर पाए टेस्ट क्रिकेट में जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी. एंड दैट्स द रीजन आल्सो दैट ही काइंड ऑफ compromised on his own career as a test player and said bye bye to the format. तो नेक्स्ट फेज 17 to 19 यहाँ पे as I was mentioning कि इन्होंने एज अ प्लेयर अपने को रीइन्वेंट किया दोबारा. आईपीएल में 18-19 बहुत तगड़ा गया था इनका. इन्होंने स्पिन के अगेंस्ट अपनी गेम पे वर्क किया, फ्रंट जो टॉप हैंड प्ले है वो इंप्रूव किया, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इंप्रूव की, कुछ नए शॉट्स अनलॉक किए, थोड़ा अपना गेम प्ले पे काम किया. बिकॉज बाय दैट टाइम इट वाज लाइक एज इफ कि एमएस को स्पिन ले आओ और बांध सकते हो, आप बुरी तरह फंसा सकते हो. तो बीच में तो ऐसे फेजेस आ गए थे कि स्पिन के अगेंस्ट वो बिल्कुल चोक कर जाते थे, कुछ भी नहीं, उनके काम ही नहीं चलता था. लेग स्पिनर्स वाज लाइक द डेड एंड फॉर नाइटमेयर फॉर एमएस धोनी. जबकि वो स्पिन के कितने तगड़े प्लेयर थे जब वो आए थे. मतलब दानिश कनेरिया के साथ उनका वो स्पैट कितना याद है कि दानिश कनेरिया ने छेड़ा था एमएस धोनी को, एमएस धोनी छक्के मार मार रुला दिया था दानिश कनेरिया को. मतलब दो ही प्लेयर्स उनको ऐसे तंग किया है, एक ब्रायन लारा ने और एक एमएस धोनी ने. बट एंड फेज ऑफ हिज करियर व्हेन स्पिन, और रीजन क्या था, बिकॉज़ स्पिनर्स वर बॉलिंग मोर इनटू द स्टंप्स, आई एम बॉलिंग क्विकर. तो एमएस विद हिज लिमिटेड स्ट्राइड्स वर नॉट एबल टू कम अंडर द लेंथ ऑफ द बॉल दैट क्विकली. तो वो एक चीज थी. वो विराट कोहली के साथ भी इशू आया कि जब फ्लैटर बॉल्स करने लग गए स्पिनर्स बिकॉज ऑफ आईपीएल, बिकॉज ऑफ लीग क्रिकेट, वहां फिर एमएस स्ट्रगल्ड. एंड आल्सो बिकॉज ही वाज नॉट अ प्रॉपर 360 डिग्री प्लेयर, तो कैप्टन्स वर एबल टू प्लान सच अ वे फॉर हिम. फिर उन्होंने अपने पैड्स में चेंजेस किए, उन्होंने अपने पैड्स चेंज किए, स्ट्रैप्स चेंज किए, बहुत कुछ चेंज किया, बीच बीच में स्वीप शॉट खेलना शुरू किया. बट ही ट्राइड टू इवॉल्व एज अ प्लेयर एंड स्टिल रिमेन रेलेवेंट एंड इज स्टिल रेलेवेंट इवन टुडे. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज है उनके बारे में. I personally feel कि जो evolution of spin after DRS हुआ है, जिसके कारण spinners have become quicker and they have started bowling more into the stumps, उसके कारण जो bottom hand power hitters थे उनको बहुत प्रॉब्लम आई है. बिकॉज वो जो बेसिकली बॉटम हैंड से पावर जनरेट करके पंच क्रिएट कर पाते थे शॉट्स में, जो उनके हेलीकॉप्टर शॉट इन सब में दिखता था, वो प्लेयर समहाउ लिमिट हो गए क्योंकि उनको उतना मौका नहीं मिलता था बॉल की लाइन के नीचे आने का. तो वहां मे बी स्वीप शॉट्स और जो ऑलराउंड प्ले वाले प्लेयर्स थे, उनके पास रिवर्स स्वीप था, स्कूप था, वो फिर भी न्यू एरियाज एक्सेस कर पाए. या somebody like Virat Kohli who was able to use the depth of the crease really well.
स्टिल MS धोनी इज वन ऑफ द क्विकेस्ट हैंड्स इन द गेम, तो उनके हैंड से वो इतनी पावर जनरेट कर लेते हैं कि इन चीजों से काफी फर्क आता है. मैंने अभी बात करी टेस्ट मैच कैप्टनसी की, कि अगर हम देखें तो विराट कोहली वाज द एवोल्यूशन ऑफ टेस्ट कैप्टनसी, वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट MS धोनी अचीव्ड. विराट 68 टेस्ट मैचेस में 40 विन्स, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स इंटरनेशनली रहा है उनका. अदरवाइज उनसे पहले मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडियन क्रिकेट में MS धोनी ही थे. बट अगर हाँ हम सौरव गांगुली के साथ उनका अवे रिकॉर्ड कंपेयर करें तो ऑब्वियसली सौरव गांगुली हैड अ बिगर इम्पैक्ट, वो हमने मेंशन भी किया. उन्होंने वैसे भी अब्रॉड हमें टेस्ट मैचेस जीतने सिखाए. बट MS का अगर हम 8 से 11 का रिकॉर्ड देखें तो वो अनबीटेबल था, अनबीटेबल. दैट्स लाइक अ ड्रीम रिकॉर्ड. 11 से 14 का जो टेस्ट करियर रिकॉर्ड था, दैट इज वेयर ही स्ट्रगल्ड. ही कुड नॉट इवॉल्व एज अ कैप्टन एंड ट्रांजिशन वो उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए. He became way too defensive as a captain then. ODI रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई थिंक हम इसे फिर से बात कर सकते हैं. 200 मैचेस में 110 विन्स, 55 की. इसे भी अगर हम सौरव गांगुली से कंपेयर करें तो 147 मैचेस में उनकी 76 विन्स थी. सौरव गांगुली के कंपैरिजन में इट वाज बेटर, बट देन विराट कोहली टुक इट टू अ न्यू लेवल एंड रोहित शर्मा टुक इट टू अ कंप्लीटली न्यू लेवल इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. T20s में MS धोनी ने 72 मैचेस में कैप्टनसी की, 41 जीते हैं, रफली 60% के आसपास. और दैट इज वन फॉर्मेट आई पर्सनली फील कि 2007 की अर्ली सक्सेस के बाद वो उस लेवल का एवोल्यूशन नहीं कर पाए जो वो CSK के साथ कर पाए. मतलब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है मेरे लिए भी कि MS जो CSK के लिए टैक्टिकल ब्रिलियंस एज अ T20 कैप्टन लेके आ पाते थे, somehow that same thing was not 100% getting replicated with the Indian team. Whether it was the internal tussle with the players, that he was not having the control of the team, जो जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंसिडरिंग जो उस टाइम पे BCCI के हेड श्रीनिवासन एंड ऑल, वो सब MS के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो वो होना नहीं चाहिए था. बट हैविंग सेड दैट 2009 2010 T20 वर्ल्ड कप, 2012 T20 वर्ल्ड कप वर डिजास्ट्रस कैंपेन्स. और 16 भी हम एक्चुअली में सिंगल विराट कोहली के परफॉर्मेंस से खींच के आगे ले गए थे, नहीं तो वो बात नहीं थी. एंड आई थिंक 2017 वाज द राइट टाइम. उस टाइम पे रोहित शर्मा को लेके बहुत बात हो रही थी कि शायद रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल कैप्टनसी मिले और विराट को रेड बॉल कैप्टन रहने दे, बट स्प्लिट कैप्टनसी के फेवर में लोग नहीं थे. दैट्स व्हाई इट वेंट टू विराट कोहली. बट आई थिंक इट जस्टिफाइड दैट जो उन्होंने 4 साल व्हाइट बॉल कैप्टनसी संभाली, काफी अच्छी संभाली. वीडियो के एंड में मुझे था कि इनके एक बार IPL करियर को भी हम सैल्यूट दें, बात करें, क्योंकि 10 फाइनल्स, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा हो गया था जहां लोग एक बात करते थे कि बाकी टीमें आती हैं CSK के साथ फाइनल में compete करने के लिए. एग्जैक्टली. और आई थिंक एक इकलौती फ्रेंचाइजी जो इनको compete कर पाई है वो MI है, और उसमें भी एक ही कप्तान है जो ये कर पाया, रोहित शर्मा. अगर रोहित शर्मा का भी हम ऐसे एक पिक्चर लगाएं तो वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे होगा. बस उनके पास जो ये चैंपियंस लीग ट्रॉफी है वो एक कम है. तो उन्होंने एक जीती है, 5 IPL ट्रॉफी जीती है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर 6 जीत चुके हैं. वहीं पे MSD has won 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज आल्सो. आई थिंक वन ही won in 2010, उसके बाद 13 में जीते थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. IPL वो 10 में जीते थे, 11 में जीते थे, उसके बाद 18 में जीते थे, उसके बाद 21 में जीते थे, उसके बाद 23 में जीते थे. तो 5 IPL ट्रॉफीज ऐसे इस तरह से जीते हैं. CL ट्रॉफी इनफैक्ट मैंने लिखा ही हुआ है कि 10 और 14 में वो जीते हैं. ऑल इन ऑल आई थिंक कैबिनेट अगर इनका देखें तो भरा हुआ है. एंड में आपके कुछ रिमार्क्स सुन लेते हैं. आप MS धोनी के बारे में क्या क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहोगे? कुछ नहीं, मतलब बचपना ही आप बोल लो उनके साथ जुड़ा हुआ. अगर आप क्रिकेट जो देखना स्टार्ट करा है वो उसमें अगर सबसे ज्यादा डायनामिक कोई पर्सनैलिटी थी पहले, मतलब जब जो स्टार्ट करा था देखना तो वो सहवाग थे, एंड जो आपके टाइम पे सचिन थे. बट 1-2 साल के अंदर अंदर ही वी कुड सी MSD कमिंग, एंड जो MSD ने करा था, जितने वो फ्लैम्बॉयंट थे, है ना, वो एकदम से जो बातचीत हमने सोचा था युवराज की होगी, वो हमने ऑन द कॉन्ट्री वो सारी लाइमलाइट जो देखी वो जाते हुए देखी टुवर्ड्स MSD. यस, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो युवराज का ट्रांजिशन होना चाहिए था एज अ लीडर in white ball cricket, that all went to MS Dhoni, no doubt about it. Exactly. अब limelight में भी बोल लो, हाँ obviously because युवराज was exceptional talent, तो इसीलिए वो without getting leadership chances he could still create a space for him
in Indian Yes. cricket. But otherwise युवराज ही थे एक जो जिनको बोलते हैं ना कि सौरव गांगुली के बाद अगले राजकुमार जो आते हैं इंडिया में, तो इट वाज क्लियरली मतलब बीइंग क्लियरली सेट कि युवराज ही होने वाले, बट फ्रॉम नोवेयर ग्रास रूट लेवल से उठ के कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड देन डूइंग सच थिंग। और मेरे को याद है उस टाइम पे ऐसी ऐसी कहानियां चलती थी कि ये कितने तगड़े हैं, कितने तगड़े हैं, है ना, तेज भी, इतना तगड़ा होने के बावजूद तेज दौड़ते हैं काफी ज्यादा। सो फिर तब ऐसी बातें भी चलती थी कि ये 10 लीटर दूध पीते हैं दिन में, 5 लीटर दूध पीते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां वो One of the क्योंकि वो quickest, one of the quickest hands in cricket. One of the quickest hands in क्योंकि cricket. क्योंकि वो छक्के इतने बड़े मारते थे कि लोग बोलते थे यार कि ये तो कुछ अलग ही आ गया इंसान ये। क्योंकि एंड हैंड फिर स्पीड जो वो जनरेट करते हैं ना, वो इनसेन हाँ, है. People don't एंड realize फिर it, but he has quickest hands in the game. एंड जहां हमने उनकी एक कमी डिस्कस करी कि ही हैड लिमिटेड रेंज ऑफ शॉट्स, वहीं पे ही आई बिलीव ही वाज द फर्स्ट वन टू हिट यॉर्कर्स टू बाउंड्रीज लाइक टू और सिक्सेस। ये सो ये लोग 2015 में स्कूप्स वगैरह बाद में लेके आए, लोग बिल्कुल स्कूप्स सही. वगैरह सब कुछ बाद में लेके आए, पर मेरे को लग रहा है कि डाउन द ग्राउंड यॉर्कर्स को सिक्सेस में हिट करना वाया हेलीकॉप्टर शॉट जिसको नाम दिया गया था, वो उन्होंने पहले ही पर्सन थे वो ये चीज करने वाले। और पहले नहीं ये थे, एक स्किल इवन क्या बना। कुछ जगहों पे इवन यॉर्कर्स पे इस तरह के शॉट मोहम्मद अजहरुद्दीन भी खेलते थे, बट MS धोनी मेड इट मेन स्ट्रीम. ही मेड इट लाइक अ ब्रेड एंड बटर शॉट कि हाँ खेलना ही खेलना है. अजहरुद्दीन का क्या होता था, फ्लो में होते तो खेल देते थे एक दो शॉट्स. ऐसा नहीं होता था कि हाँ यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट हिम टू प्ले दैट. बट उन्होंने प्रेशर सिचुएशंस में सिक्सेस के नहीं लिए किया. ये शॉट्स खेले हैं। नहीं खेला, नो अजहरुद्दीन डाउट. तो अलोंग द ग्राउंड वाले ज्यादा प्लेयर थे, रिस्की प्लेयर थे तो ज्यादा. मुझे हाँ रिस्टी प्लेयर ज्यादा थे। तो ये सब चीजें जो थी ये इन्होंने एक बार के लिए डिस्टिंग्विश कर दिया, एंड देन 2007 T20 वर्ल्ड कप चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब उसके बाद फिर MSD हो गए थे, एंड दैट्स व्हाई तब यही बात होती थी कि अगर सचिन को कोई बीट करेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स तो वो फिर जो नेक्स्ट थे वो MSD थे, एंड ऑब्वियसली फिर MSD के बाद जो नेक्स्ट थे वो विराट कोहली थे। विराट कोहली थे. ये हाँ ये और यही तीन लोग हैं। अगर आप आज पैसों के वाइज या ब्रांड वैल्यू वाइज आप नाम लोगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स आए हैं गए हैं, पैचेस में बहुत अच्छा करा है, पर एक सस्टेन जिन्होंने बहुत लंबे लंबे टाइम तक करा है तो ये तीन प्लेयर्स ही हैं। आपके पास सचिन, एंड देन मैं मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो सचिन, देन MSD, एंड देन उसके बाद विराट। तो ये तीन लोग हैं जिसमें से हैरानी की बात यह कि MSD अभी भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो जबकि बात हो रही है कि विराट भी कभी भी रिटायर हो सकते हैं लीग क्रिकेट से, पर मैं कह रहा हूं कि अभी धोनी भी नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल सही. इस शायद धोनी की वजह से ही हमारा जो हमारी जनरेशन ऑफ क्रिकेट जिन्होंने देखना स्टार्ट करा था अभी तक जुड़े हुए हैं, तभी सभी यही चाहते हैं कि यार कि रहें धोनी, जितनी देर स्कीम ऑफ थिंग्स में रहें क्रिकेट में उतना बेटर है। ऑब्वियसली वो हमें पता है कि 1-2 साल निकाल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मुझे लगता है लास्ट सीजन पॉसिबल ही नहीं है। मुझे मैक्सिमम ये लास्ट सीजन लग रहा है। तो हो सकता है शायद हमारा जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा हो तो इसके बाद हमें शायद उनसे कोई क्रिकेट देखने को ना मिले, ये भी हाई पॉसिबिलिटी है। तो आई बिलीव कि दिस पॉडकास्ट वाज लाइक अ ट्रिब्यूट, बट एट द सेम टाइम पूरी जर्नी उनके बारे में डिस्कस हो गई। बट वी वुड लव टू नो फ्रॉम आवर मेंबर्स कि और ऐसी कोई बातें, क्योंकि इतना बड़ा करियर और इतना कुछ करा इन्होंने, तो 1 घंटे के पॉडकास्ट में यू कैन नॉट सम इट अप एट ऑल। तो वुड लव टू नो फ्रॉम आवर मेंबर्स कि क्या आप लोगों का क्या मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, क्या नहीं है। एंड ऑब्वियसली धोनी मार रहा है इज लाइक सबको याद ही है, वो बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो वुड लव टू नो इन द कमेंट सेक्शन कि सबकी अपनी अपनी मेमोरीज एसोसिएटेड होंगी। बट हाँ, जैसे मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बोला था कि यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन डेफिनेटली नॉट इग्नोर हिम। ही हैज बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन थ्रू आउट हिज करियर। एंड अगर लीडर्स की बात होती है तो मैं ये बोलूंगा कि लीडरशिप में जो कामनेस जो चीज लेके आए हैं, जो एक ये स्किल है, ये मुझे नहीं लगता कि उनके आसपास किसी के पास भी है। वो कामनेस आपको आज भी मिसिंग दिखेगी। मतलब मुझे कोई लीडर दिखा ही नहीं आज तक,
अगर आप अभी रिसेंट टाइम में भी आप देखोगे इंडियन क्रिकेट में तो खास करके वी कुड सी गांगुली फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, वी कुड सी विराट कोहली फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम, वी कुड सी रोहित शर्मा लाइक कि अपने बाल नोच के खा जाएंगे ऑल द टाइम. इवन शुभमन गिल looked like कि he's a calm person, but again he's not that calm. उसके उनके अंदर भी वो पंजाबी खून है, वो भी भड़क जाते हैं. बट धोनी ने ये कंसिस्टेंटली इतने साल करा है विद मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट. मतलब इतने रेयर मोमेंट्स हैं धोनी के जहां पे वो एक्चुअल में टेम्परामेंट लूज करते हैं. वो कितने ही कम मोमेंट्स हैं और वो पूरे साल वायरल होते हैं फिर. हाँ, वो पूरे साल वायरल होते हैं. आप मुश्किल से 5 या 6 ऐसे इंस्टेंसेस उठा सकते हो जहां पे आप उनको भड़का हुआ देखोगे. ऑब्वियसली बिहाइंड द स्टम्प्स अपने प्लेयर्स को बुलाना करना वो सब तो चलता रहता है, पर एक जो होता है ना जैसे मुस्तफिजुर के साथ उनका बैंटर था जहां पे उन्होंने धक्का मारा था उनको खींच के, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे से आपको गिने चुने मोमेंट्स 5 मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हो. तो all these things like make him a very different person as a personality. बाकी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो और भी बहुत सारे शेड्स हैं जो हम तो नहीं पता कर सकते ऑब्वियसली कि एज अ पर्सन क्या है क्या नहीं है. बट आप सर ने मेंशन करा हुआ 1-2 बार पहले भी कि ही इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. तो ही लव्स टू टॉक, ऑलवेज वांट्स टू नो समथिंग न्यू. उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया जानना है. बिकॉज़ मेरे फ्रेंड है उनका मैसूर अगरबत्ती करके है जेड ब्लैक, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर है तो एमएस धोनी. तो ही शेयर्स कि एमएस के साथ उनके पर्सनल इंटरेक्शंस कैसे रहे हैं. कहते वेरी टॉकेटिव पर्सन, वेरी मतलब अप्रोचेबल गाय. तो चले सर खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट फिर. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.